हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के ग्रेटेस्ट दार्शनिकों में से एक सुकरात के शिष्य प्लेटो की फिलॉसफी के बारे में। हम यहाँ पर उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक द रिपब्लिक में बताए गए उनके दर्शन को एक कहानी के रूप में बताएंगे। एक बार प्लेटो अपने शिष्यों के साथ एक प्राचीन पुस्तकालय में बैठे थे। उनके सामने ग्लॉको और एडेमेंटस जैसे युवा विचारक थे जो न्याय और राजनीति को लेकर असमंजस में थे। ग्लॉको ने गहरी सांस ली और कहा, गुरु प्लेटो, क्या न्याय का कोई वास्तविक अस्तित्व है या ये सिर्फ ताकतवरों द्वारा बनाए गए नियमों का नाम है? प्लेटो हल्के से मुस्कुराए, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो हमारी आत्मा और समाज दोनों को समझने में मदद करेगी। उन्होंने कहना शुरू किया, कल्पना करो, कुछ लोग एक गहरी गुफा में बचपन से बंद हैं। उनकी पीठ के पीछे एक आग जल रही है, लेकिन वे केवल सामने की दीवार पर परछाइयां देख सकते हैं। एडिमेंटस ने उत्सुकता से पूछा, वे बाहर क्यों नहीं जाते? प्लेटो ने उत्तर दिया, क्योंकि वे परछाइयों को ही वास्तविकता मान चुके हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि कोई और दुनिया भी हो सकती है। ग्लॉको सोच में पड़ गया, लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो? प्लेटो की आंखों में चमक आ गई। पहले उसकी आंखें सूरज की रोशनी से चौंधिया जाएंगी। उसे दर्द होगा, भ्रम होगा, लेकिन धीरे धीरे वह असली दुनिया देखना शुरू करेगा। पेड़, नदियां, आकाश, और फिर उसे एहसास होगा कि वह अब तक अंधेरे में जी रहा था। ग्लॉको ने सिर हिलाया, तो इसका न्याय से क्या संबंध है? प्लेटो ने कहा, हमारी आत्मा भी एक गुफा की तरह है। जब हम अज्ञानता और पूर्वाग्रहों में जकड़े रहते हैं तो हमें सच दिखता ही नहीं। न्याय तब होता है जब आत्मा के तीन हिस्से तर्क, रीजन, भावना, स्पिरिट, और इच्छाएं, डिजायर्स, संतुलन में होते हैं। एडिमेंटस ने धीरे से पूछा, तो एक आदर्श समाज कैसा होगा? प्लेटो ने उत्तर दिया, जिस तरह आत्मा में तर्क को शासन करना चाहिए, वैसे ही समाज में भी दार्शनिकों को शासक होना चाहिए, क्योंकि जिसने गुफा से बाहर आकर सच्चाई देखी है वही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। ग्लॉको अब समझ चुका था, इसका मतलब न्याय सिर्फ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि खुद को अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करना भी है। प्लेटो मुस्कुराए, बिल्कुल, न्याय सिर्फ बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक जागरूकता भी है। जो लोग गुफा से बाहर निकलने का साहस करते हैं वही सच्चे न्याय को समझ पाते हैं। उस रात ग्लॉको और एडिमेंटस दोनों जानते थे कि न्याय की असली खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन की गुफा के अंदर है। ग्लॉको और एडिमेंटस उस रात चैन से नहीं सो सके। गुफा की कहानी ने उनकी सोच को झकझोर दिया था। अगले दिन वे फिर प्लेटो के पास पहुंचे। ग्लॉको ने सीधे सवाल किया, अगर न्याय आत्मा के संतुलन से जुड़ा है तो क्या समाज में भी ऐसा कोई संतुलन हो सकता है? प्लेटो ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और बोले, बिल्कुल, और यही आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट, की अवधारणा है। जैसे आत्मा के तीन भाग होते हैं, वैसे ही समाज के भी तीन वर्ग होते हैं। एक, शासक, फिलोसोफर किंग्स, वे जो ज्ञान, तर्क और नैतिकता से शासन करते हैं। दो, सैनिक, गार्डियंस, वे जो राज्य की रक्षा करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। तीन, श्रमिक, प्रोड्यूसर्स, वे जो समाज की आर्थिक और भौतिक जरूरतें पूरी करते हैं। एडिमेंट्स ने भौहें चढ़ाई, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हर व्यक्ति को जन्म से ही एक वर्ग में बांट दिया जाना चाहिए? प्लेटो मुस्कुराए, नहीं, वर्ग जन्म से तय नहीं होते, बल्कि योग्यता के आधार पर तय होने चाहिए। एक व्यक्ति को तभी किसी वर्ग में रखा जाना चाहिए जब वह उस भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हो। ग्लॉको ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन किस वर्ग में आएगा? प्लेटो ने एक रूपक सुनाया, कल्पना करो, हर व्यक्ति की आत्मा में तीन प्रकार की धातुएं होती है। सोना, गोल्ड, जिनकी आत्मा में ये धातु होती है वे शासक बनने के योग्य हैं। चांदी, सिल्वर, ये सैनिक होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं। लोहा और पीतल, आयरन और ब्रास, ये श्रमिक होते हैं जो राज्य की आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोने की आत्मा लेकर पैदा होता है तो उसे राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए, चाहे वह किसी भी परिवार में जन्मा हो। एडिमेंटस सोच में पड़ गया, लेकिन शासक बनने की सबसे बड़ी योग्यता क्या होगी? प्लेटो ने उत्तर दिया, एक सच्चा शासक वह है जो ज्ञान से प्रेम करता है, शक्ति से नहीं। इसीलिए हमें दार्शनिक राजाओं की जरूरत है, ऐसे शासक जो सत्य और तर्क के आधार पर शासन करें, न कि निजी स्वार्थ के लिए। ग्लॉको ने सिर हिलाया, लेकिन क्या आम लोग किसी दार्शनिक को राजा मानेंगे? प्लेटो ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। आम लोग उन परछाइयों में विश्वास करते हैं जो वे गुफा की दीवार पर देखते हैं। वे सच्चाई को नहीं पहचानते। इसलिए
एक दार्शनिक को न केवल सत्य को समझना चाहिए बल्कि उसे जनता तक पहुंचाने का साहस भी रखना चाहिए। एडिमेंटिस ने चिंता जताई, लेकिन दुनिया में तो हमेशा ताकतवर लोग शासन करते हैं। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दार्शनिक शासक बनेंगे? प्लेटो ने गहरी सांस ली। इसीलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर बचपन से ही बच्चों को तर्क, नैतिकता और दर्शन की शिक्षा दी जाए तो वे इस अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं और सही शासक बन सकते हैं। ग्लॉको और एडिमेंस अब समझ चुके थे कि आदर्श राज्य सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि यह एक विचार था जिसे सही शिक्षा और सही नेतृत्व से वास्तविकता में बदला जा सकता था। प्लेटो ने अंत में कहा, जैसे आत्मा में तर्क, भावना और इच्छाएं संतुलन में होनी चाहिए, वैसे ही समाज में भी शासक, सैनिक और श्रमिक तीनों वर्ग अपने सही स्थान पर होने चाहिए। यही न्याय है, यही आदर्श राज्य है। ग्लॉको ने गहरी सांस ली। वह जान गया था कि न्याय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे समाज में संतुलन बनाए रखने से जुड़ा था। और शायद यही गणराज्य का असली रहस्य था। ग्लॉको और एडिमेंटस के मन में अब भी एक प्रश्न था, क्या वास्तव में कोई ऐसा शासक हो सकता है जो न्यायप्रिय हो, लालच से मुक्त हो और समाज के लिए निस्वार्थ रूप से शासन करे? वे एक बार फिर प्लेटो के पास पहुंचे। ग्लॉको ने कहा, गुरु, तुमने बताया कि समाज का आदर्श संतुलन तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भूमिका निभाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजाओं में लालच, अहंकार और शक्ति की भूख होती है। ऐसे में आदर्श राज्य कैसे संभव है? प्लेटो ने गहरी सांस ली और बोले, यही कारण है कि हमें दार्शनिक राजा की जरूरत है। एडिमेंस ने भौहें चढ़ाई। लेकिन दार्शनिक तो किताबों और चिंतन में डूबे रहते हैं। वे राजनीति और शासन में क्यों रुचि लेंगे? प्लेटो ने उत्तर दिया, यही विडंबना है। जो व्यक्ति वास्तव में योग्य होता है उसे सत्ता की चाह नहीं होती, और जिसे सत्ता की चाह होती है वो अक्सर शासन करने के योग्य नहीं होता। ग्लॉको ने सिर हिलाया, तो इसका समाधान क्या है? प्लेटो मुस्कुराए, समाधान यह है कि या तो दार्शनिक राजा बने या राजा दार्शनिक बने। एडिमेंटस ने पूछा, लेकिन एक दार्शनिक राजा कैसा होगा? प्लेटो ने समझाया, एक सच्चे दार्शनिक राजा की पहचान ये होगी कि वो सत्य का प्रेमी होगा। वो केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए शासन करेगा। वो न्यायप्रिय होगा, वो पक्षपात और अन्याय से दूर रहेगा। वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो सत्ता को एक सेवा के रूप में देखेगा, न कि व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। वो ज्ञान और तर्क से शासन करेगा, उसकी नीतियां भावनाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय तर्क और नैतिकता पर आधारित होंगी। ग्लॉको ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन क्या ऐसा राजा संभव है? क्या कोई व्यक्ति सत्ता में रहकर भी लोभ मुक्त रह सकता है? प्लेटो ने एक और रूपक सुनाया, जिस व्यक्ति ने गुफा से बाहर निकलकर सत्य को देख लिया है वही सच्चा राजा बन सकता है। ग्लॉको और एडिमेंटस अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। गुफा के बंदी लोग परछाइयों को ही सच मानते हैं, लेकिन जो बाहर आता है वह जानता है कि असली दुनिया क्या है। एक सच्चा दार्शनिक वही है जिसने सत्य को देख लिया है, और जब उसे सत्ता दी जाती है तो वह इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है, न कि अपने लाभ का साधन। ग्लॉको ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल वही राजा बनने के योग्य हैं जो सत्ता की इच्छा नहीं रखते? प्लेटो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि जो सत्ता को त्यागने के लिए तैयार है वही वास्तव में इसके लायक होता है। एडिमेंटस ने गहरी सांस ली, तो राजनीति केवल शक्ति और युद्ध की कला नहीं है बल्कि यह आत्मा और समाज दोनों के लिए न्याय की खोज है। प्लेटो बोले, बिल्कुल, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते तब तक समाज में वास्तविक न्याय और शांति नहीं आ सकती। ग्लॉको और एडिमेंटस अब जान गए थे कि आदर्श राज्य केवल नियमों से नहीं बन सकता। इसके लिए ऐसे शासकों की जरूरत थी जो सत्य, न्याय और नैतिकता से प्रेरित हों। ग्लॉको ने प्लेटो की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अब हम समझ गए कि गुफा से बाहर निकलने का असली अर्थ क्या है। केवल वही व्यक्ति सच्चा राजा बन सकता है जिसने सत्य की रोशनी देखी हो और जो समाज को भी इस रोशनी की ओर ले जाने का साहस रखता हो। प्लेटो मुस्कुराए, उनका काम पूरा हो चुका था। ग्लॉको और एडिमेंटस के मन में अब भी एक सवाल था, अगर दार्शनिक राजा ही समाज का उद्धार कर सकता है तो फिर आम लोग सच्चाई को क्यों नहीं अपनाते? वे फिर प्लेटो के पास पहुंचे। ग्लॉको ने कहा, गुरु, हम अब समझते हैं कि न्याय आत्मा और समाज के संतुलन में है और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की जरूरत है। लेकिन आम लोग सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? वे खुद गुफा से बाहर क्यों नहीं आते? प्लेटो ने गहरी सांस ली, यही समस्या है। आम लोग अज्ञानता की जंजीरों में जकड़े होते हैं और उन्हें अपनी परछाइयां ही सच लगती हैं।
प्लेटो ने कहना शुरू किया, कल्पना करो, कुछ लोग एक गहरी गुफा में बचपन से कैद हैं। वे जंजीरों में बंधे हुए हैं और केवल सामने की दीवार पर पड़ने वाली परछाइयां देख सकते हैं। एडिमेंटिस ने उत्सुकता से पूछा, ये परछाइयां कैसी है? गुफा के पीछे एक आग जल रही है और उसके सामने कुछ लोग चीजों को इधर उधर ले जा रहे हैं। इन चीजों की परछाइयां गुफा की दीवार पर पड़ती हैं और गुफा में कैद लोग इन्हीं परछाइयों को ही वास्तविकता समझते हैं। ग्लॉको सोच में पड़ गया, तो वे असली चीजों को नहीं देख सकते? प्लेटो बोले, बिल्कुल नहीं, उनके लिए केवल परछाइयां ही सच है। अगर कोई उनसे कहे कि असली दुनिया गुफा के बाहर है, तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। एडिमेंटिस ने गंभीर स्वर में कहा, और अगर उनमें से कोई व्यक्ति किसी तरह जंजीरों से मुक्त होकर बाहर निकल आए? प्लेटो की आंखों में चमक आ गई। पहले तो उसकी आंखें सूरज की रोशनी से चौंधिया जाएंगी, उसे दर्द होगा, भ्रम होगा, लेकिन धीरे धीरे वह असली दुनिया देखना शुरू करेगा। पहले परछाइयां, फिर चीजें, और अंत में सूर्य को, जो सब कुछ का स्रोत है। ग्लॉको ने सिर हिलाया, और जब वह वापस गुफा में जाएगा? प्लेटो मुस्कुराए, जब वह वापस गुफा में जाएगा और वहां के कैदियों को बताएगा कि उन्होंने अब तक जो देखा था वह केवल एक भ्रम था, तो वे उस पर हंसेंगे, वे उसे पागल कहेंगे, और अगर वह उन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश करेगा तो वे उसे मार डालेंगे। ग्लॉको और एडिमेंटिस एक दूसरे को देखने लगे। वे अब समझ गए थे कि यह रूपक सिर्फ गुफा में कैद लोगों की कहानी नहीं थी। ग्लॉको ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई को पहचानता है और उसे समाज तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता? प्लेटो ने सिर हिलाया, बिल्कुल। सुकरात का क्या हुआ था? उन्होंने अज्ञानता को चुनौती दी और सत्य की खोज की, और समाज ने उन्हें जहर पीने पर मजबूर कर दिया। एडिमेंटिस ने गहरी सांस ली, तो क्या हर दार्शनिक राजा को समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा? प्लेटो बोले, यही सत्य की कीमत है। गुफा से बाहर निकलने वाला व्यक्ति जब वापस आता है, तो उसकी आंखें अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाती। बाकी लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वही व्यक्ति अंधेरे और प्रकाश दोनों को जानता है। ग्लॉको अब पूरी तरह से समझ चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि न्याय और सच्चाई केवल शासकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर किसी को अपनी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। प्लेटो मुस्कुराए, हाँ, और यही एक आदर्श राज्य की असली परीक्षा है। अगर लोग खुद अज्ञानता से बाहर आने को तैयार नहीं होंगे, तो वे कभी सच्चे न्याय को नहीं पहचान पाएंगे। एडिमेंटिस ने धीरे से पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? प्लेटो ने कहा, सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि तुम अपनी गुफा से बाहर आने के लिए कितने तैयार हो। सत्य की यात्रा कठिन है, लेकिन यही न्याय और आदर्श राज्य की असली कुंजी है। उस रात ग्लॉको और एडिमेंटिस जानते थे कि यह केवल एक रूपक नहीं था, यह उनकी अपनी आत्मा की यात्रा थी, गुफा से बाहर निकलने की यात्रा। ग्लॉको और एडिमेंटिस अब गहरी सोच में डूब चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि समाज की सबसे बड़ी समस्या अज्ञानता है और एक सच्चे शासक को पहले सत्य की खोज करनी होती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, गुफा से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वे एक बार फिर प्लेटो के पास पहुंचे। ग्लॉको ने पूछा, गुरु, अब हम जानते हैं कि दार्शनिक राजा ही आदर्श शासक हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा कैसे बनता है? क्या यह जन्म से तय होता है या इसे प्राप्त किया जा सकता है? प्लेटो मुस्कुराए, इसका उत्तर है शिक्षा। सही शिक्षा ही एक सामान्य व्यक्ति को आदर्श शासक में बदल सकती है। एडिमेंटिस ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसी शिक्षा? प्लेटो ने समझाया, शिक्षा केवल जानकारी देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को सही दिशा देने की कला है। ग्लॉको ने सिर हिलाया, जैसे कि गुफा में कैद व्यक्ति को बाहर लाने की प्रक्रिया। बिल्कुल, सही शिक्षा व्यक्ति को परछाइयों से हटाकर सत्य की ओर ले जाती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली के 4 स्तंभ बताए। 1. व्यायाम और शारीरिक शिक्षा, जिम्नास्टिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग। शरीर को मजबूत बनाना आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन को धारण कर सकता है। सैनिकों और शासकों को कठोर अनुशासन और आत्मसंयम का अभ्यास कराना जरूरी है। 2. संगीत और कला, म्यूजिक और आर्ट्स। केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मा को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है। संगीत, कविता और कला व्यक्ति को सौंदर्य और सद्गुणों की ओर आकर्षित करती है। 3. गणित और तर्कशास्त्र, मैथमेटिक्स और लॉजिक। सही निर्णय लेने के लिए गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। गणित का अभ्यास करने से व्यक्ति अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीखता है, जो दर्शन शास्त्र की नींव है। 4. दर्शन, फिलॉसफी, अल्टीमेट ट्रूथ।
ये शिक्षा का अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति सत्य की खोज करता है। केवल वही व्यक्ति शासन के योग्य है जो वास्तविकता को समझने के लिए तैयार हो और समाज के हित में निर्णय ले सके। 25 से 50 वर्ष तक की शिक्षा प्रणाली। एडमंड्स ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये शिक्षा सभी के लिए समान होगी? प्लेटो बोले, नहीं, ये शिक्षा क्रमबद्ध होगी और योग्यतम व्यक्ति ही इसके उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे। उन्होंने विस्तार से समझाया, बचपन से 18 वर्ष तक व्यायाम, संगीत और नैतिक शिक्षा, 18 से 20 वर्ष तक सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन, 20 से 30 वर्ष तक गणित, ज्यामिति, खगोलशास्त्र और तर्कशास्त्र, 30 से 35 वर्ष तक दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन, 35 से 50 वर्ष तक प्रशासनिक अनुभव और समाज सेवा। 50 वर्ष के बाद यदि व्यक्ति योग्य हुआ तो उसे राज्य की बागडोर सौंपी जाएगी। ग्लोको ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति को राजा बनने से पहले लगभग 50 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। प्लेटो ने गंभीर स्वर में कहा, शासन करना एक कला है और किसी भी महान कला में निपुण होने के लिए अभ्यास और अनुभव आवश्यक होता है। एडिमेंटस ने सोचा, फिर पूछा, तो यह शिक्षा प्रणाली ही वो प्रक्रिया है जो किसी को गुफा से बाहर निकाल सकती है? प्लेटो मुस्कुराए, बिल्कुल, शिक्षा ही वो रोशनी है जो हमें परछाइयों से दूर करके सत्य की ओर ले जाती है। ग्लोको ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या ये केवल शासकों तक सीमित रहनी चाहिए? प्लेटो बोले, नहीं, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में लोग खुद सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी शासक उन्हें जबरन न्याय नहीं दे सकता। उस रात ग्लोको और एडिमेंटस को एहसास हुआ कि गुफा से बाहर आने का एकमात्र तरीका सही शिक्षा ही है। अब वे जानते थे कि न्याय केवल शासन प्रणाली से नहीं आता, बल्कि यह हर व्यक्ति की आत्मा में जागरूकता लाने से आता है, और यह जागरूकता केवल शिक्षा के माध्यम से संभव थी। ग्लोको और एडिमेंटस अब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को समझ चुके थे। वे जान गए थे कि सही शिक्षा ही वह मार्ग है जो किसी व्यक्ति को गुफा से बाहर निकाल सकती है और उसे सच्चा शासक बना सकती है। लेकिन फिर ग्लोको के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने प्लेटो से पूछा, गुरु, तुमने अब तक जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें क्या केवल पुरुष ही शासक, रक्षक और दार्शनिक बन सकते हैं? क्या स्त्रियां इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकती? प्लेटो मुस्कुराए, ये प्रश्न उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये समाज की सबसे पुरानी भूलों में से एक है। मनुष्य की योग्यता शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और बुद्धि से आंकी जानी चाहिए। एडिमेंटस ने सिर हिलाया, लेकिन गुरु, समाज में हमेशा से यह मान्यता रही है कि पुरुष शासन और युद्ध के लिए उपयुक्त है, जबकि स्त्रियां घर और परिवार संभालने के लिए। प्लेटो ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह एक गलत धारणा है जो केवल परंपराओं पर आधारित है। एक व्यक्ति की क्षमता को उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से आंका जाना चाहिए। ग्लोको ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा मानना है कि स्त्रियां भी शासक और रक्षक बन सकती हैं? प्लेटो बोले, बिल्कुल, यदि कोई स्त्री बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय है तो उसे केवल इस आधार पर शासन से वंचित करना कि वह स्त्री है, यह अनुचित है। प्लेटो ने समझाया कि समाज को स्त्री और पुरुष के बीच एकमात्र अंतर केवल उनके शारीरिक भेदों में दिखता है, लेकिन शासन करने, न्याय स्थापित करने और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बुद्धि और नैतिकता की आवश्यकता होती है, जो दोनों में समान होती है। उन्होंने कहा, अगर हम किसी व्यक्ति को सैनिक बनाने से पहले उसकी शारीरिक क्षमता का परीक्षण करते हैं, तो क्या हमें किसी व्यक्ति को शासक बनाने से पहले उसकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण नहीं करना चाहिए? एडिमेंटस ने सहमति में सिर हिलाया, तो तुम्हारा कहना है कि स्त्रियां भी उसी शिक्षा प्रणाली से गुजर सकती है जिससे पुरुष? प्लेटो ने उत्तर दिया, बिल्कुल, गणित, दर्शन, संगीत और युद्धकला, इन सभी में यदि कोई स्त्री श्रेष्ठ साबित होती है तो उसे उसी तरह शासन करने का अधिकार होना चाहिए जैसे किसी पुरुष को मिलता है। ग्लोको ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, लेकिन समाज इसे स्वीकार कैसे करेगा? लोग तो इसे कुदरत के नियमों के खिलाफ मानेंगे। प्लेटो मुस्कुराए, गुफा में कैद लोग भी तो यही सोचते थे कि परछाइयां ही असली दुनिया है। जब कोई उन्हें असली दुनिया दिखाने की कोशिश करता है तो वे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर एक समाज अपने नागरिकों की क्षमताओं को केवल लिंग के आधार पर सीमित करता है तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आदर्श राज्य की कल्पना तभी पूरी होगी जब सभी को समान अवसर मिले। ग्लोको और एडिमेंटस अब समझ चुके थे कि न्याय का असली अर्थ केवल शासकों की योग्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। एडिमेंटस ने धीरे से कहा, तो गुफा से बाहर निकलने की यात्रा सभी के लिए खुली होनी चाहिए?
प्लेटो ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का अधिकार किसी एक वर्ग, जाति या लिंग तक सीमित नहीं हो सकता। ग्लोको अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने ठहरकर कहा, अगर समाज को सच में न्यायपूर्ण बनाना है तो हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि न्याय केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे। स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर देने से ही आदर्श राज्य संभव होगा। प्लेटो मुस्कुराए। उनकी शिक्षा का असली प्रभाव अब दिखने लगा था। ग्लोको और एडिमेंटस अब तक गहरी समझ विकसित कर चुके थे। वे जानते थे कि न्याय, शिक्षा और समानता आदर्श राज्य की नींव है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था, कला और काव्य का समाज में क्या स्थान होना चाहिए? वे फिर से प्लेटो के पास पहुंचे। ग्लोको ने पूछा, गुरु, हमने शिक्षा, राजनीति और समानता के महत्व को समझ लिया है, लेकिन समाज में कला और काव्य का क्या स्थान होना चाहिए? प्लेटो कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, कला एक शक्तिशाली माध्यम है। यह आत्मा को झकझोर सकती है, प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह भ्रम भी फैला सकती है। एडिमेंटस ने चौंक कर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि कला हानिकारक है? प्लेटो ने उत्तर दिया, हर कला उपयोगी नहीं होती। कुछ कलाएं तर्क और दर्शन की जगह भावनाओं को उत्तेजित करती है और व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाती है। ग्लोको ने विरोध किया, लेकिन गुरु, क्या काव्य और नाटक हमारी आत्मा को सुंदरता और आनंद नहीं देते? प्लेटो ने सिर हिलाया, सौंदर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तब तक उपयोगी नहीं है जब तक यह सत्य की ओर ले जाए। उन्होंने आगे समझाया, कल्पना करो, एक कवि ऐसा गीत लिखता है जो युद्ध को महिमामंडित करता है। उसके शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोग बिना तर्क किए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सही होगा या गलत? एडिमेंटस ने गंभीरता से सोचा, यदि लोग तर्कहीन रूप से युद्ध में कूद जाते हैं तो ये गलत होगा। प्लेटो ने सिर हिलाया, यही कारण है कि हमें कला को नियंत्रित करना होगा। ऐसी कला जो केवल भावनाओं को भड़काती है और तर्क को पीछे छोड़ देती है, वह आदर्श राज्य के लिए घातक हो सकती है। ग्लोको ने धीरे से कहा, तो तुम्हारा मानना है कि केवल वही कला स्वीकार्य होनी चाहिए जो समाज के विकास में सहायक हो? प्लेटो बोले, बिल्कुल, केवल वही काव्य, संगीत और चित्रकला जिसे नैतिकता और सत्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाए, उसे ही आदर्श राज्य में स्थान मिलना चाहिए। एडिमेंटस ने गंभीर स्वर में कहा, गुरु, तुम्हारी गणराज्य की परिकल्पना अद्भुत है, लेकिन क्या ये वास्तव में कभी संभव हो पाएगी? प्लेटो मुस्कुराए, यह एक आदर्श है और आदर्श तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास न करें। ग्लोको ने सिर झुकाया, तुम्हारे विचार आने वाले समय में समाज को बदल सकते हैं। एडिमेंटस ने पूछा, लेकिन क्या हर कोई तुम्हारी बातों से सहमत होगा? प्लेटो हंसे, नहीं, मेरा शिष्य अरस्तु भी मेरे कई विचारों से सहमत नहीं था। उसने राजनीति और समाज को अलग दृष्टिकोण से देखा और अपने सिद्धांत विकसित किए। ग्लोको ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या सत्य एक ही नहीं होता? प्लेटो ने उत्तर दिया, सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग होते हैं। जो मैं देखता हूं, हो सकता है कि कोई दूसरा उससे अलग देखे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम खोज जारी रखें। उस रात ग्लोको और एडिमेंट्स को एहसास हुआ कि गणराज्य केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह एक यात्रा थी, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अन्याय से न्याय की ओर। एडिमेंटस ने गहरी सांस ली, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आदर्श राज्य केवल शासन प्रणाली का नाम नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति की आत्मा में संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। प्लेटो ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और जब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, तब तक गणराज्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संभावित वास्तविकता बनी रहेगी। ग्लोको ने अंतिम प्रश्न किया, और यह यात्रा कहाँ समाप्त होगी? प्लेटो मुस्कुराए, जहां हर व्यक्ति अपनी गुफा से बाहर आकर सत्य को देख सके। अगर आपको हमारे यहाँ ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।